राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। आपकी बुक में जो बिहाइव बुक है उसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और एक सेकंड पार्ट। पहले पार्ट अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड वाला पार्ट। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन दूंगी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ। आपको उसको सुनना है, अपनी बुक में देखना है, अपनी बुक में मार्क करते जाना है मीनिंग, और जहाँ डाउट हो कमेंट में पूछ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 1 पढ़ रहे हैं ना, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1। इसमें एक स्टोरी है और वो स्टोरी है एक लड़की की, और वो लड़की का नाम है एवलिन। उस लड़की का नाम है एवलिन। अब उस लड़की के बारे में क्या स्टोरी है वो हम स्टोरी पढ़ के जानेंगे। यहाँ बुक के ऊपर में आपको एक बॉक्स दिया हुआ होता है, उस बॉक्स में लिखा है बिफोर यू रीड सेक्शन। सेक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसका मतलब ये है कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति यानी कि जो हियरिंग पावर होती है वो तो ले ली। किसकी? एवलिन की। इसका मतलब इस स्टोरी में जो एवलिन है वो सुन नहीं सकती। भगवान ने उसके सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया। क्या स्पेशल गिफ्ट दिया? वो आवाज को फील करती है और वो हमसे भी ज्यादा डीपली समझती है। हम सुन सकते हैं बट एवलिन सुन नहीं सकती, ठीक है? तो लेकिन वो क्या करती है? आवाजों को सुनने के बजाय वो फील करती है, और इसी वजह से म्यूजिक को वो इतने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती है। चैप्टर का नाम ही है द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की ध्वनि। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, यानी कि एवलिन जो कि एक लड़की है वो सुन नहीं सकती बट वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है, इतनी अच्छी तरह से वो उसको फील करती है जितनी अच्छी तरह से एक जिनके पास कान है वो नहीं कर पाते। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर लाइफ में कुछ हमसे चला जाए, मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो हमसे दूर चला जाए, तो कभी कभी हमें कुछ उसके बदले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाता है जो हम सोचते भी नहीं है कि अरे हमें मिल सकता था। तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास से कोई आपकी प्रीशियस चीज जा रही है, इट मीन्स कोई आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिलने वाली है। अब क्या है? रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। इसका मतलब है अब हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसमें डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सुन नहीं सकती, उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ पर डिसेबिलिटी का वर्ड यूज किया गया है। फिर भी उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाई। आप ये सोचो, एवलिन ने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आज हम उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, यानी कि उसने अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनी होगी, वो कुछ हासिल किया होगा, तभी जाके उसकी स्टोरी बुक बुक बनी, उसकी स्टोरी बनी, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हो। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज। उसमें बहुत सारे पैराग्राफ दिए, ऑलमोस्ट 10 पैराग्राफ से। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि 5 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लें इस पार्ट में। तो पहली लाइन ये है, रश आर क्राउड्स, HOUR। आवर लोग बहुत बोलते हैं, आवर, एक घंटा को बोलते हैं आवर। आवर नहीं होता, वो आर होता है। व्हाट इज दिस? आर। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब रश आर की मीनिंग क्या है? यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे देखने को। रश आर, फिर है यहाँ पे जॉसल, फिर है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है? रश आर, रश आर का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, जैसे बोलने से लग रहा है रश यानी कि बहुत ही ज्यादा बिजी टाइम। रश आर का मतलब बिजी टाइम, आप अपनी बुक में लिखते चलो। रश आर का मतलब बिजी टाइम। जॉसल का मतलब जब बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो वहां पे धक्का मुक्की होती है ना, तो उस धक्का मुक्की को क्या बोला गया है? जॉसल। आप कभी बस पे चढ़े होगे, कभी किसी ट्रेन या मेट्रो में सफर किए होगे, कभी भी किसी क्राउड वाले एरिया में गए होगे, वहां पे जो धक्का मुक्की होती है ना, उसको बोलते हैं जॉसल। एंड फिर क्या है यहाँ पे? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर की ट्रेन प्लेटफॉर्म, मेट्रो स्टेशन भी बोल सकते हो उसको। ट्रेन प्लेटफॉर्म, इस लाइन का मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ थी, ठीक है, और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, यानी कि जॉसल कर रहे थे लोग एक दूसरे के साथ जगह बनाने के लिए। भाई जब जगह चाहिए होती है तभी तो आप धक्का मुक्की करते हो ना, कि आपको भी थोड़ा स्पेस मिले। तो वहां पे क्या है? स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जगह मिलने के लिए बहुत ही एक क्राउडेड एरिया था, बिजी टाइम था, वहां पे लोग जॉसल कर रहे थे। फिर है अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. स्लाइड गर्ल, स्लाइड की मीनिंग क्या है? फोर्थ मीन स्लाइड, फोर्थ वर्ड क्या है आपका? स्लाइड। स्लाइड का मतलब है थिन, पतली दुबली सी लड़की, बहुत ही पतली सी लड़की।
एंड मतलब वहां पर एक पतली सी लड़की थी, उस प्लेटफॉर्म पे एक पतली सी लड़की थी, एक स्लाइट थिन गर्ल लड़की थी जो 17 साल की थी। उसकी एज बताइए, एवलिन की एज बताइए 17 ईयर्स, लेकिन दिखने में वो छोटी लगती थी। अब कुछ लोग होते हैं वो पतले से होते हैं, वो है तो 17 के, लेकिन वो कैसी लग रही थी कि छोटी बच्ची है वो, कोई मतलब बहुत ही पतली सी थी, छोटी सी थी। वो थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। एक ही टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और उसी टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने ट्रेन को सुनकर नहीं बल्कि उसके वाइब्रेशंस फील करके महसूस किया कि ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आती है तो बहुत दूर से हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये ट्रेन आने वाली है। बट एवलिन सुन नहीं सकती थी, उसे कैसे पता चलेगा ट्रेन आ रही है? वो उस चीज़ को फील कर रही है, महसूस कर रही है उस आती ट्रेन की वाइब्रेशंस को कि हाँ अब ट्रेन आ रही है। तो उसी टाइम पे वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। ठीक है, अब क्या है? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. इस लाइन का मतलब है, पहला वर्ड है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मशहूर और रिस्पेक्टेड जगह, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका हो, उसको बोल देते हैं प्रेस्टिजियस। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक अकेडमी का नाम लिया है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ पर है ये? लंदन में है। लंदन में एक जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, यानी कि फेमस है। डॉन्टिंग का मतलब क्या है? डरावना। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? डरावना। और स्कॉटिश फार्म का मतलब क्या है? एवलिन स्कॉटलैंड के एक फार्म यानी गांव से आई थी। आप कहीं भी देखोगे अगर कोई इंसान गांव से शहर में आता है तो उसको देहाती बोलते हैं कि ये तो देहात से आया है ना, ये गांव का लड़का है, देसी लड़का है। वैसे ही वो एवलिन गई थी लंदन, लेकिन वो आई कहाँ से थी? स्कॉटलैंड से आई थी, और स्कॉटलैंड से भी एक छोटे से गांव से आई थी, इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है स्कॉटिश फार्म। फार्म का मतलब है गांव। ये उसका पहला दिन था। अब इस लाइन का मतलब है कि एवलिन का पहला दिन था कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। ये क्या है? एक बहुत ही फेमस म्यूजिक स्कूल है। ऐसी छोटी मोटी गांव से एक लड़की आई थी और उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही क्या था? डॉन्टिंग था, यानी कि डरावना। तो ऑफकोर्स अगर कोई किसी नई जगह पर जाता है तो उसे थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है, डर सा लगता है कि नई जगह पे क्या होगा, कैसे होगा। But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring musician का मतलब है जो म्यूजिशियन बनना चाहता है या चाहती है, अभी वो प्रैक्टिस कर रही है, उसका ड्रीम है कि मैं म्यूजिशियन बनूंगी। म्यूजिशियन यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ड्रम हो गया, कुछ भी हो गया, जो पियानो हो गया, वो कुछ भी बजाते हैं, उनको बोल देते हैं म्यूजिशियन। और एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब जो ये चीज़ करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। प्रोफाउंडली डेफ का मतलब है बिल्कुल बहरी हो चुकी है, यानी कि वो कंप्लीटली डेफ है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ ऊंचा सुनाई देता, मतलब वो थोड़ा सुन सकते हैं, लेकिन प्रोफाउंडली डेफ का मतलब है कंप्लीटली डेफ। एवलिन क्या थी? कंप्लीटली डेफ थी। इसका मतलब है एवलिन जो है वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी। अब ये बताओ, बिना म्यूजिक के सुने तुम कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाओगे? अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना है तो आपको पहले म्यूजिक सुनना पड़ेगा, तभी आप ताल से ताल या सुर से सुर मिलाओगे। लेकिन वो तो बहरी थी ना, वो डेफ थी, एवलिन नहीं सुन सकती थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाएगी? सबसे बड़ा चैलेंज एवलिन के लिए यही था। पैराग्राफ 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर पैराग्राफ 2। एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। यहाँ पे एवलिन का पूरा नाम लिखा गया है, क्या है? एवलिन ग्लैनिस। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इसका मतलब है एवलिन जो थी अचानक से बहरी नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे बहरी हुई थी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही सुन नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बट एवलिन जो थी वो बचपन में जब उसने बॉर्न किया, जो वो पैदा हुई थी, तब वो बिल्कुल ठीक थी, सुन सकती थी वो, लेकिन वो धीरे धीरे उसका जो सुनने की शक्ति थी वो कम होते गई और फिर एक टाइम पे आके वो कम्प्लीटली डेफ हो गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ ने ये नोटिस किया कि एवलिन के साथ कुछ तो गलत है। जब वो 8 साल की थी, एवलिन जब 8 साल की थी तो पियानो बजाने का वो वेट कर रही थी, ठीक है, उसके पास एक पियानो था और वो जब 8 साल की थी तो वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। उसकी मम्मी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। They called her name and she didn't move. I suddenly realized that she hadn't heard. She is Isabel Glennie. जब उसकी मम्मी ने एवलिन का नाम लिया, एवलिन कम हियर या समथिंग कुछ ऐसा उन्होंने बोला, तो एवलिन ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, यानी कि उनकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया कि जैसे एवलिन ने कुछ सुना ही नहीं। बट उसकी मम्मी ने तो उसको बुलाया था ना कि एवलिन इधर आओ।
तब उसकी मम्मी जो थी, उसका नाम क्या है, इजाबेल ग्लेनी, को समझ आया कि एवलिन को ये चीजें सुनाई नहीं दिया, है ना, मतलब वो सुन नहीं पा रही है जो मैं उसको बोल रही हूँ। For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हो ना, कि नहीं फ्रेंड्स को पता चलेगा तो मुझे मजाक उड़ाएंगे, टीचर्स को पता चलेगा तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आप उस चीज़ को आप छुपाने की कोशिश करते हो। दैट्स मीन कंसील करना, ठीक है। एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर से अपनी जो हियरिंग प्रॉब्लम थी उसकी, वो काफ़ी टाइम तक छुपाई, जब तक उसे छुपाया जा पा रहा था उसने छुपाई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस और हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है खराब हो गया, डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है, खराब हो गया। हेड मिस्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्कूल की प्रिंसिपल को, ठीक है। फिर है स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट वो होता है कि एक फील्ड है, एक पर्टिकुलर फील्ड में जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने उस फील्ड में मास्टर्स कर रखा हो, मतलब वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है। जब एवलिन 11 साल की हुई, अब देखो 8 साल में मम्मी को पता चला कि एवलिन सुन नहीं पा रही है, फिर 9, 10, 11, एटलीस्ट 3 साल तक एवलिन ने अपनी ये प्रॉब्लम टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपा के रखी। फिर 11वें साल में तो उसके जब मार्क्स थे, जैसे स्कूल में एग्जाम होता था, टेस्ट होते थे, तो उसके मार्क्स कम आने लग गए। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है, अचानक से उसके मार्क्स कम आने लगेंगे तो टीचर्स को डाउट होगा। तब उसकी जो प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, अप्रोच किया कि अब आप इसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कराइए, चेकअप कराइए अपनी बेटी एवलिन का। अब इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इंपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इंपेयर्ड का मतलब होता है या तो वीक हो जाना या कंप्लीटली डैमेज हो चुका हो। मतलब डॉक्टर ने चेक करके बताया, जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए अपनी बेटी को कि चलो डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हैं, तो डॉक्टर ने ये कहा कि एवलिन की हियरिंग बहुत वीक हो गई है, मतलब अब वो नहीं सुन सकती, क्योंकि धीरे धीरे उसके ईयर के जो नर्व्स हैं, ईयर में जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो खराब हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से वो अब सुन नहीं पा रही। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. हियरिंग एड्स का मतलब आपको पता होगा, हियरिंग एड्स वो चीज़ होती हैं जो लोग अपने कानों में लगाते हैं जो सुन नहीं सकते, है ना। छोटे छोटे से ऐसे ईयरबड्स की तरह होती हैं, वो लोग अपने कान में लगाती, छोटी सी मशीन होती है, एंड वो लोग लगा के चलते हैं। अगर उन्होंने वो चीज़ लगाया है तभी वो सुन पाएंगे, और अगर उन्होंने निकाल के रख दिया है तो वो कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो वो छोटे मशीन जो डेफ लोगों के थोड़े सुनने में हेल्प करता है, हियरिंग एड्स, ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया। डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को बोला कि एवलिन को हियरिंग एड लगवाए और उसको एक डेफ स्कूल में भेजा जाए। अब डेफ स्कूल क्या है, एक पर्टिकुलर स्कूल होता है जो कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, हमें डिसेबल वर्ड का यूज़ करें, जो डिसेबल पीपल होते हैं जो कभी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर स्कूल बनाया गया है। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको एक डेफ स्कूल में डाल दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन को लगा कि जैसे उसकी जो आने वाली जिंदगी है वो पूरी ब्लैक हो गई, यानी कि अंधेरे में चली गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे जब सडनली शॉक लगा ना कि भाई वो अब नहीं सुन सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो अचानक से शॉक में हो गया कि अब मेरा क्या होगा, आने वाली जिंदगी मेरी पूरी तो अंधेरे में चली गई है। पैराग्राफ 2 भी खत्म हो चुका है, अब पैराग्राफ 3। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। डिटरमाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ठान लेना और इरादा पक्का कर लेना, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। एवलिन ने डिसाइड किया कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगी, हार नहीं मानेगी, वो कोशिश करती रहेगी। उसने सोचा वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी और अपना म्यूजिक का पैशन कंटिन्यू रखेगी। बचपन से ही उसे म्यूजिक सीखने का शौक था, अब उसको वो सुन नहीं सकती, ये अलग प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ गई, तो उसने कहा कि अब मैं हार नहीं मानूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊंगी जैसे एक नॉर्मल पर्सन जीता है, और मैं अपने म्यूजिक के पैशन को कभी भी स्टॉप नहीं करूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने नर्सरी में पढ़ा होगा, X for xylophone, है ना। X का मतलब क्या होता है, xylophone, ऐसा आपने पढ़ा होगा। वो कलरफुल बार्स होती है, रेक्टेंगुलर बार्स, 2 ड्रम स्टिक्स होती हैं, उससे ऐसे बजाया जाता है xylophone को। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा। एवलिन ऐसे जा रही थी, उसने अचानक से देखा कि एक लड़की है वो xylophone बजा रही है, और डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना सीखना चाहती है। अब किसी चीज़ को कोई देखेगा, वो है तो छोटी बच्ची 11 साल की 12 साल की, तो उसको भी लगा कि नहीं मैं भी ये बजाऊंगी, क्योंकि उसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक बहुत ही
अलग सा नाम आया है, रॉन फॉर्ब्स। अब ये कौन है? ये है प्रीक्रिस्टनिस्ट। प्रीक्रिस्टनिस्ट का मतलब, प्रीक्रिस्टनिस्ट ये है रॉन फॉर्ब्स। ड्रम या तबला, आपने ड्रम देखा होगा, ऐसे ऐसे बजाते हैं ड्रम स्टिक से, या तो तबला जो कि हाथ से बजता है। ये बजाने वाले जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रीक्रिस्टनिस्ट। और ये कौन थे? रॉन फॉर्ब्स, यानी कि ये ड्रम या तबला बजाते थे तो इनको बोला गया प्रीक्रिस्टनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। पोटेंशियल का मतलब होता है कि अंदर छुपी हुई एबिलिटी, आपके अंदर वो क्षमता है, शुद्ध हिंदी बोले तो क्षमता, एबिलिटी। टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया। देखो एवलिन ये चीज़ अपने दोस्तों से, टीचर से छुपा के रखी हुई थी, टीचर्स को पता चला, अब टीचर्स क्या कर रहे हैं? उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं तुमसे ये नहीं होगा एवलिन, डोंट डू दैट। लेकिन एक प्रीक्रिस्टनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने उसके टैलेंट और पोटेंशियल को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. इसका मतलब है कि जो रॉन फॉर्ब्स हैं उन्होंने एवलिन के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट की। उन्होंने एवलिन को देखा, उसके अंदर उन्हें पोटेंशियल नजर आई, तो अब वो एवलिन के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसने 2 बड़े ड्रम्स लिए, क्योंकि वो ड्रम बजाया करते थे, तो उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग ट्यून में बजाया, अलग अलग सुर में बजाया, यानी कि इस ड्रम को किसी और ट्यून में और इस ड्रम को किसी और ट्यून में। अब वो एवलिन से कहते थे कि अपने कान से मत सुनो, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नहीं सुन सकती यार, क्योंकि वो नहीं, मतलब अनेबल है, वो डिसेबल है इस चीज़ को सुनने में। ट्राई करो किसी और तरीके से फील करना। आपने तो सुना होगा कि जैसे कि जो लोग डिसेबल होते हैं, यानी कि जिनका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता, उनके पास कोई और ऐसी चीज़ होती है जिससे वो चीज़ कर लेते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होती है हमारे पास, बट बोला जाता है ना कि मेरा 6th सेंस ये कर रहा है। आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ना मुझे लगता है कि 7th 8th सेंस भी होता है जो उस चीज़ को कर पाते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। तो वही उन्होंने एवलिन से कहा कि अपने कान से मत सुनो, तुम्हारे पास सुनने की क्षमता नहीं है, डोंट लिसन टू योर ईयर्स। तुम अपने किसी और चीज़ से उसको फील करो, महसूस करो, उसको सुनने की किसी और जगह से कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down, says Evelyn. एवलिन को क्या पता चला कि जब ऊपर वाले ड्रम का सुर बजता है, मतलब कि जब बड़ा वाला ड्रम बज रहा था तो उसको वाइब्रेशन अपनी कमर, अपनी वेस्ट के ऊपर फील हो रहा था, और जब नीचे वाला ड्रम यानी कि छोटा वाला ड्रम जब बज रहा था तो ये वाइब्रेशन उसको अपनी वेस्ट के नीचे फील हो रहा था। मैंने कहा था ना कि उनको कहीं और से ये चीज़ें महसूस हो जाती हैं, ठीक है। तो एवलिन को एक ड्रम की जो ट्यून थी वो वेस्ट के अबव ऊपर से और दूसरी की वेस्ट के नीचे से सुनाई, मतलब महसूस हो रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. रॉन फॉर्ब्स ने बार बार ये एक्सरसाइज कराई। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, तो एक बार करा के छोड़ेंगे नहीं, बार बार कोशिश करवाएंगे। धीरे धीरे एवलिन ने ये डिस्कवर किया, एवलिन ने ये खोजा कि वो अलग अलग नोट्स, जैसे म्यूजिक में बोला जाता है नोट्स, म्यूजिक में क्या बोला जाता है? नोट्स। जो अलग अलग नोट्स हैं वो कहाँ से फील कर रही है? अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो फील कर सकती है। म्यूजिक के नोट्स को वो अपनी बॉडी में अलग अलग जगह से वो अलग अलग नोट्स को फील कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। मतलब एवलिन ने सीख लिया कि अपने माइंड और बॉडी कैसे साउंड और वाइब्रेशंस के लिए ओपन किया जाए। जब आप किसी चीज़ को अपनी बॉडी से फील करना चाहोगे तो आपको उसके लिए रिलैक्स होना पड़ेगा, अपनी बॉडी को उन सारी चीज़ों से इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, तभी वो ईयर से नहीं सुनेगी तो कहीं और से सुनेगी। जैसे उसने बताया कमर के ऊपर, कमर के नीचे की पार्ट में उसको अलग अलग ट्यून समझ में आ रहे थे, तो उसने वैसे ही अपने हर बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टोन को सुनना शुरू किया। उसके बाद सिर्फ उसकी मेहनत और स्ट्रॉन्ग विल पावर ने उसे आगे बढ़ाया, मतलब कि वो अब अपनी सिर्फ मेहनत और विल पावर के साथ ही आगे बढ़ना चाहती थी। अब पैराग्राफ 4, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आगे बढ़ती गई। बाहर में जाए दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं सिर्फ मतलब कोशिश करती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। शी toured the United Kingdom with her youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. ऑर्केस्ट्रा एक बड़ा म्यूजिक ग्रुप जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि अरे आज ये ऑर्केस्ट्रा वाले आने वाले हैं, आज वो ऑर्केस्ट्रा वाले आएंगे। तो ये बड़ा सा म्यूजिक ग्रुप होता है। इस म्यूजिक ग्रुप में अलग अलग लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। एवलिन ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया। टूर का मतलब ट्रैवल किया, घूमा, और 16 साल की उम्र तक उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही उसकी ज़िंदगी है। 16 की एज में उसने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जो भी करना है अपने फ्यूचर में वो मुझे म्यूजिक की लाइन में ही करना है।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. ऑडिशन का मतलब होता है छोटा परफॉर्मेंस देना ताकि जस्ट डिसाइड करें कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं। किसी मूवी, किसी सीरियल में अगर किसी कास्ट को सेलेक्ट करना होता है ना कि आज ये हीरो बनेगा या ये हीरोइन बनेगी, तो उसका पहले ऑडिशन होता है कि क्या आप कैपेबल हो इस चीज़ के लिए। तो उसने भी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में थे उसमें उसने क्या दिया, ऑडिशन दिया। एवलिन ने वहाँ पे ऑडिशन दिया और एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली थी एवलिन। मतलब आज तक उतने मार्क्स किसी ने नहीं लाए थे जितने एवलिन ने ले आए थे। अब सोचो, एवलिन नहीं सुन सकती थी लेकिन बाकी लोग सुन सकते थे, उनके पास वो विल पावर था, लेकिन एवलिन के पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी जिसकी वजह से उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। मतलब पहले एवलिन ग्रुप परफॉर्मेंस करती थी, यानी कि ऑर्केस्ट्रा के साथ वो काम किया करती थी। फिर धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस, सोलो का मतलब होता है अकेले परफॉर्मेंस करना, अकेले किसी चीज़ को दिखाना, शो करना। तो पहले ऑर्केस्ट्रा यानी कि ग्रुप में काम करती थी, फिर वो ग्रुप से हटी, उसने अपना सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और अपने 3 साल के कोर्स के एंड में उसने जो कोर्स में एडमिशन लिया था वो 3 साल का होता है, एंड उस कोर्स के एंड में उसने लगभग सभी टॉप अवार्ड्स जीते थे। जैसे किसी मूवी में होता नहीं है फीफा अवार्ड या कुछ भी अवार्ड्स होते हैं, तो उसमें लोग अलग अलग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म मेकर सब अपने अवार्ड्स जीतते हैं। वैसे ही एवलिन ने भी म्यूजिक की लाइन में जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सारे उसने 3 साल के कोर्स के एंड आते आते सारे उसने जीत लिए। अब पैराग्राफ 5, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन इतनी बड़ी सक्सेस होने के बावजूद अपने आप को वो हीरो नहीं मानती थी। जैसे लोग बोलते नहीं है कि किसी किसी के अंदर घमंड भी आ जाता है कि अरे हाँ मैं तो हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मतलब मेरे से आगे, मेरे सामने कोई कुछ नहीं, जब मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया तो तुम सब कुछ नहीं हो। लेकिन एवलिन ऐसी नहीं थी, उसने अपने आप को हीरो नहीं माना कि नहीं भाई मेरे जितनी कैपेबिलिटी थी मैंने उतना ही किया, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देम। एवलिन कहती है कि अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता हो तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम जरूर अपना गोल अचीव कर लोगे। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम मेहनत करते हो तो तुम ज़रूर अपना गोल अचीव कर लोगे। देखो कितनी अच्छी बात कही है 16 साल की एवलिन ने। अगर तुम्हें पता है कि तुम मेहनत करते हो, करो। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, वहीं उसी फील्ड में मेहनत करो। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी। अभी आप 9th में हो, आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर कॉलेज लाइफ, बहुत लाइफ है आगे, बहुत चैलेंजेस आएंगी। वो आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है, अपना कौन सा गोल चूज करना है। And she got right to the top, the world's most sought after multiplicationist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. मोस्ट सॉर्ट आफ्टर का मतलब है सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली। अगर कोई मतलब किसी चीज़ का ट्रेंड आ जाता है इंस्टाग्राम पे तो सब उसी को बनाने लग जाते हैं, उसी रील के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही अगर कोई वर्ल्ड वाइड फेमस होता है तो सब उसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, अच्छा आप आ जाइए, प्लीज़ आप आ जाइए, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस दे दीजिए, हमारे यहाँ ये कर दीजिए। वैसे ही एवलिन सबसे ज़्यादा डिमांड में आने लगी। एंड मल्टीप्लिकेशनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारे प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोल नगाड़े हो गए, जाइलोफोन हो गया, वो ये सब बजाना जानती थी। सोचो, जो एक लड़की सुन नहीं सकती वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशनिस्ट वर्ड बताया था ना, तो वैसे जो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हो मल्टीप्लिकेशनिस्ट बन चुकी थी वो। एवलिन दुनिया की सबसे फेमस मल्टीप्लिकेशनिस्ट बन गई। उसने लगभग 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर, फिर से 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी की, और उसका स्केड्यूल इंटरनेशनल टूर्स से हमेशा बिजी रहता था। सोचो 16 साल की लड़की और वो वर्ल्ड टूर कर रही है एंड उसको 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हों, और जब तुम्हें पता चले कि वो सुन ही नहीं सकती, शॉकिंग नहीं है? अरे वो सुन नहीं सकती, कैसे क्या कर रही है। तो यही स्टोरी थी एवलिन की। अभी तो हमने सिर्फ 5 पैराग्राफ्स पढ़े, अभी उसकी और स्टोरी 5 पैराग्राफ्स में पढ़नी बाकी है। एंड फिर पार्ट 2 में हम ऐसी एक और स्टोरी पढ़ेंगे, वो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो इतनी स्टोरी आपको कैसी लगी, एंड मेरे समझाने में कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ लेना। एंड फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में एवलिन के बारे में और जानने के लिए। तब तक राधे राधे।